हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं आपकी पढ़ाई निरंतर तरीके से चल रही होगी। तो हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं कक्षा 9th क्लास 9वीं निदानात्मक प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और अभी तक आपने हमारा ये RS स्टडी पॉइंट 10 चैनल लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे रसगुल्लों, हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए देखते हैं इस चैनल के माध्यम से साइंस बायोलॉजी बाई RS सर हमारे द्वारा इस चैनल के माध्यम से विषय जीव विज्ञान और विज्ञान की क्लास ली जाती हैं और अलग अलग विषयों की क्लास अलग अलग शिक्षकों द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं। जैसे इस वीडियो में हम क्लास 9th साइंस चैप्टर फर्स्ट का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ इस प्रश्न को पढ़ेंगे और देखते हैं। पहला प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो जिसका नाम है पदार्थ किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा एवं विशेषताएं बताइए। तो पदार्थ किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा एवं विशेषताएं बताइए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो वह कोई वस्तु जो किसी भी सामग्री से बनी हो, कोई भी वस्तु हो और वह किसी भी सामग्री से बनी हो, जैसे और वह स्थान घेरती हो। जैसे अपन मान के चला कि अपने पास कोई वस्तु है, अपन जैसे अपने पास लकड़ी का टुकड़ा है, तो लकड़ी क्या है कि कोई वस्तु से बनी है और वह सामग्री और वह जैसी लकड़ी को अपन धरती पर रखेंगे तो वो जगह भी घेरेगी और उसमें वजन भी होगा, भार भी होगा। तो वह क्या कहलाता है बच्चों? वह पदार्थ कहलाता है। तो कह सकते हैं वह कोई भी वस्तु जो किसी भी सामग्री से बनी हो, स्थान घेरती हो, जिसमें भार हो अर्थात वजन हो, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की कई विशेषताएं हैं, लेकिन कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं, निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित का मतलब है कि पदार्थ के कण होते हैं, जब दो पदार्थ के कणों को रख देंगे तो वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे, अर्थात आकर्षित करेंगे। खींचने का गुण पाया जाता है, कह सकते हैं। इसीलिए पहली विशेषता दी हुई है कि पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नंबर 2, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये कारण लिखा हुआ है यहाँ पे, कण है बच्चों। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। गतिशील का मतलब है कि चलते हैं, एक जगह से दूसरे स्तर पर पदार्थ के कण होते हैं वो जैसे तो वो चलते रहते हैं। नंबर 3, पदार्थ के कणों के बीच, ये कानों लिखा हुआ है यहाँ पे भी चेंज करना है, पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान पाया जाता है। प्यारे बच्चों, वीडियो को प्रश्न जो पढ़ाया जा रहा है उस प्रश्न को अच्छे तरीके से पूरे मनोभाव से समझिए और उसके बाद समझने के बाद ही आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि टाइप करने में हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और टाइप करने में कुछ वर्ड होते हैं वो मिस्टेक हो जाती है, तो उनको भी हम आपको सही करा के देते हैं। इसीलिए आप पहले स्क्रीनशॉट न लेते हुए पूरे प्रश्न को पढ़ने के बाद जैसे नेक्स्ट प्रश्न पर आएंगे उस समय आपको समय दिया जाएगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो आप उस समय स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए, ये मैंने आपको पदार्थ किसे कहते हैं इसकी विशेषता परिभाषा आपको बता दी। तो ये आपका आपकी परीक्षा के लिए, कक्षा 9वीं परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये अच्छे तरीके से याद कीजिए, प्रश्न पेपर में आने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न 2, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? बाष्पीकरण है, उसकी गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? तो बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा होती है। बाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो ताप की वह मात्रा होती है जो 1 किलोग्राम द्रव को, कितने को? जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर, वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है।
क्या होती है, गैसीय अवस्था में उसे परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है, तो उसे अपन कहते हैं बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। क्या कहते हैं बच्चों, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट भी करते रहें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपको जिस वीडियो की मांग है उस वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, संलग्न की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। किसकी बच्चों, संलग्न। संलग्न की जो गुप्त ऊष्मा होती है उससे आप क्या समझते हैं। तो देखते हैं, संलग्न की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा होती है। संलग्न की गुप्त ऊष्मा है जो ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर, किस पर, वायुमंडलीय दाब पर, ठोस को उसके संगलन बिंदु पर द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है। किसके लिए आवश्यक होती है, द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है, उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बच्चों से क्या कहते हैं, संगलन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। बच्चों छोटे छोटे प्रश्न अभी आपको बता रहा हूं, 2-2 अंक के प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो बाष्पीकरण पहले हेडिंग करेंगे बच्चों। तो किसी द्रव का उसके क्वथनांक से, किसी भी द्रव का उसके क्वथनांक से नीचे तापमान पर, क्वथनांक से नीचे तापमान पर स्वयं ही वाष्प में बदलने की घटना, जो अपने आप जो वाष्प में जो बदलेगी, तो वाष्प में बदलने की जो घटना होगी उसे बाष्पीकरण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे बच्चों, बाष्पीकरण कहलाती है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से नीचे तापमान पर स्वयं ही वाष्प में बदलने की घटना बाष्पीकरण कहलाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इस प्रश्न को पढ़ने से पहले RS स्टडी पॉइंट 10 PCMB क्लासेस, यहाँ पे बच्चों PCMB क्लासेस भी हमारे द्वारा पढ़ाई जाती है, लेकिन ये क्या है कि जो PCMB क्लासेस है इसको अपन अगली वीडियो में देखें, लेकिन ये कक्षा 9th की है जो अपन इसमें पढ़ रहे हैं, आपके लिए पढ़ा रहे हैं साइंस। तो इसके माध्यम से, चैनल का नाम है RS स्टडी पॉइंट साइंस क्लासेस बाई RS सर, बोर्ड एग्जाम 2014-24 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो देखते हैं, ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, इसका उदाहरण भी देना है अपन को। ऊर्ध्वपातन की परिभाषा लिखते हुए इसका उदाहरण भी लिखना है। तो देखते हैं, किसी पदार्थ का द्रव अवस्था में, किसी भी पदार्थ का द्रव अवस्था में बिना परिवर्तन हुए, किसी पदार्थ का द्रव अवस्था मतलब वह अवस्था जो मतलब द्रव होती है, पानी जैसी होती है। जैसे पानी किस अवस्था में, अभी पानी इसको अपन पीते हैं तो द्रव अवस्था में, जब वो बर्फ बन जाता है वो किस अवस्था में पहुंच जाता है, ठोस अवस्था में। जब पानी को गर्म किया जाता है उसकी वाष्प बन उड़ जाती है तो वो तब वह गैसीय अवस्था में चला जाता है। तो देखते हैं, किसी पदार्थ का द्रव अवस्था में बिना परिवर्तन हुए ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की जो क्रिया, और क्रिया को अपन कहेंगे ऊर्ध्वपातन। क्या कहेंगे बच्चों, क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे कपूर को गर्म करने पर ऊर्ध्वपातन होता है, जैसे कपूर है, कपूर को गर्म करेंगे तो वहां पे ऊर्ध्वपातन होगा। अगला प्रश्न है, गलनांक एवं क्वथनांक में अंतर बताइए। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आने की पूरी संभावना है कि गलनांक एवं क्वथनांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। गलनांक एवं क्वथनांक में अंतर अपन लिखेंगे और इसको हेडिंग करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, इसको हेडिंग करेंगे और पहला पॉइंट लिखेंगे, यह स्थिर ताप है। गलनांक क्या है, गलनांक स्थिर ताप है जिस पर पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो ये क्या है, गलनांक। अशुद्धियां मिलाने पर यह कम हो जाता है, और गलनांक होता है, गलनांक में अशुद्धियां मिलाते तो ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरे क्वथनांक हेडिंग करेंगे, यह वह स्थिर ताप है जिस पर पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। यह वह स्थिर ताप है जिस पर पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में
परिवर्तित होता बदलता है और यह अशुद्धियां मिलाने पर बढ़ता है। तो गलनांक जो अशुद्धियां मिलाने पर कम होता है, लेकिन क्वथनांक जो अशुद्धियां मिलाने पर बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों हो जाता है? तो गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में प्यारे बच्चों मटकों में पानी भरा जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों हो जाता है। गर्मियों के दिनों में जो मटका पानी भरते हैं उसका जल है वो ठंडा क्यों हो जाता है? तो इसके आंसर देखते हैं। गर्मियों में मटके का जल ठंडा इसलिए होता है क्योंकि मटके की दीवार छिद्रित होती है। जैसे ही हम गर्मियों के समय में मटके में पानी भरते हैं तो आपने देखा वो मटका जो होता है उसके जो मिट्टी का बना हुआ होता है उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। मिट्टी में मटके में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसके मटके की दीवार से जल का बाष्पीकरण होता है। जिससे क्या होता है कि जैसे ही हम मटके में पानी भरते हैं और पानी भरने के बाद मटके में जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे, तो उन छिद्रों के माध्यम से मटके में जो पानी का बाष्पीकरण होने लगता है। बाष्पीकरण होता है, जिससे बाष्पीकरण होगा तो उसका जो पानी है मटके के ऊपर सतह पर आएगा और हमारे पर्यावरण में जितनी भी छोटी हवाएं चलती हैं तो उस हवा को वो अपने पास लाएगा, हवा उसके पास जाएगी मटके के पास, जिससे उसमें भरा हुआ पानी ठंडा हो जाएगा। तो जल का तापमान गिर जाता है और परिणाम स्वरूप जल का जो मटका का पानी वो ठंडा हो जाता है। तो यही कारण है बच्चों। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप इंपोर्टेंट लर्न कर लीजिए। आपके पेपर में वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है बच्चों, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? गर्मियों में हमें बच्चों सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? गर्मियों में हमें अधिक पसीना आता है। गर्मियां आती हैं, जैसे ही गर्मियां आती, जैसे अभी क्या है, अभी इस समय तो सर्दियों का मौसम है तो पसीना नहीं आता है, लेकिन ये मौसम निकलने के बाद जैसी गर्मी आएंगी तो गर्मियों में हमें अधिक पसीना आता है। गर्मियों में अधिक पसीना आता है क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है। गर्मियों में हमें अधिक पसीना आता है, जैसे हम सूती कपड़े पहनते हैं तो सूती कपड़े होते हैं वो जल का क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। अतः हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर, और हमारा जो पसीना है जो पहने हुए कपड़े उसको अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित होकर सरलता से बाष्पीकृत हो जाता है और उड़ जाता है। इस प्रकार हमें शीतलता महसूस होती है। गर्मियों के दिनों में हमें पसीना आता है, पसीना सूती कपड़ों के जल को अवशोषण करने का गुण पाया जाता है कपड़ों में, और पसीना जैसे ही कपड़ा उसको पसीने को अवशोषित करते हैं तो जल का जो अवशोषित किया गया जल है वो बाष्पीकृत होता है, जिससे हमको शीतलता ठंडक महसूस होती है। अगला प्रश्न है बच्चों, बाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो बाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 इसमें देखते हैं। पहले इसकी बाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार है। नंबर 1 सतह का क्षेत्रफल। बच्चों ये यहाँ से नंबर 1 है सतह का क्षेत्रफल, आपको ऐसे एडिट करनी है। सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाने पर, सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाने पर बाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो बाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। इसलिए कपड़े सुखाने के लिए हमें उन्हें फैला देते हैं। इसलिए हम कपड़े सुखाते तो कपड़ों को क्या कर देते हैं बच्चों, फैला देते हैं। अगला दूसरा पॉइंट है वायु की गति। वायु की गति बढ़ने पर बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वायु की गति बढ़ेगी, जैसी वायु हवा है, हवा तेजी से चलेगी तो बाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि तेज हवा में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। और क्या होता है, तेज हवा जैसे चलती है तो हमारे कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। आर्द्रता की मात्रा, जब वायु में आर्द्रता की मात्रा बढ़ती है, जब वायु में आर्द्रता की मात्रा बढ़ती है तो बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है तापमान। तापमान बढ़ने पर ज्यादा कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण वे तेजी से बाष्पीकृत हो जाते हैं। RS 60.10 साइंस क्लासेस क्लास 9th बोर्ड एग्जाम वर्ष 2024।